हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फैमिली। तो फैमिली के बारे में सबको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है ना। लेकिन आज हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में फैमिली को पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की फैमिली होती है और कौन कौन मेंबर हमारी फैमिली में होते हैं। क्लियर। तो लेट अस रीड अबाउट रेमास बेबी सिस्टर। मतलब रेमा जो है उसकी एक बेबी सिस्टर है, उसका बर्थ हुआ है अभी, है ना। टुडे रेमास मदर एंड हर बेबी सिस्टर कम होम फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो आज वो कहाँ से आए? हॉस्पिटल से। तो एक बेबी सिस्टर थी किसकी? रेमा की। वो हॉस्पिटल से आई। हर फादर वेंट टू द हॉस्पिटल टू ब्रिंग हर मदर होम। उसके पापा हॉस्पिटल गए और उसकी मोम को घर लेके आए। रेमा's mother was carrying a little baby wrapped in warm cloths। तो रेमा की मोम के हाथ में क्या था? एक छोटा सा बेबी था जो वार्म क्लॉथ्स में रैप्ड था, वार्म क्लॉथ्स में रैप्ड था। द होल फैमिली वॉज वेटिंग एट होम टू सी देम। तो सब में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था उसको देखने के लिए कि पूरी फैमिली जो थी वो वेट कर रही थी पहले से कि कब आएंगे कब आएंगे। तो आप देख पा रहे हो पिक्चर, है ना। ऐसा वेट कर रहे थे कि कब आएगा बेबी सिस्टर को, कब लेकर आएगी। क्लियर। रेमास ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑल्सो देयर। आप देख पा रहे हो कि पिक्चर में रेमा के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके फादर है, उसकी मोम है, ये रेमा है और ये रेमा की छोटी सिस्टर है। रेमा इज़ वेरी एक्साइटेड। हर बेबी सिस्टर इज़ रियली टाइनी, शी कांट वेट फॉर हर टू ग्रो अप। तो वो बहुत छोटी सी थी उसकी सिस्टर और रेमा काफ़ी एक्साइटेड थी उसके लिए कि कब वो बड़ी होगी, और वो बहुत ईगरली वेट कर रही थी उसके बड़े होने का। रेमास फैमिली हैज़ ग्रोन फ्रॉम 5 मेंबर्स टू 6। तो अब क्या हुआ? छोटा बेबी आते ही रेमा की जो फैमिली थी उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया, वो बिल्कुल बदल गया। अब पहले 5 मेंबर्स थे, अब कितने हो गए? 6। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन पहले कितने थे? 5 मेंबर्स थे, अब कितने हैं? 6 मेंबर्स हैं। क्लियर। तो क्या हुआ? रेमा की फैमिली का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। क्लियर। चलो, ऑल काइंड्स ऑफ फैमिलीज। अब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली के बारे में बात करेंगे। अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मैनी मेंबर्स। एक फैमिली है उसमें कम भी मेंबर्स हो सकते हैं और ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं। मतलब बड़ी फैमिली भी हो सकती है और छोटी फैमिली भी हो सकती है। फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। एक फैमिली जिसमें खाली पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। तो पहले टर्म क्या है आपके पास? न्यूक्लियर फैमिली। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली, तो यू कैन आंसर अ फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। ठीक है, जहाँ खाली पेरेंट्स और चिल्ड्रन ही रहते हो, चाचा चाची वगैरह नहीं रहते। क्लियर। ये पहली आपकी जो डेफिनेशन है वो आ गई न्यूक्लियर फैमिली। इसको आप नोट्स में नोट करते रहना। अ फैमिली इन विच मैनी मेंबर्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। और एक ऐसी फैमिली जिसमें बहुत सारे मेंबर एक साथ रहते हो उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। मतलब आपके चाचा भी वहीं रहते हैं, आपके ताऊ जी भी उसी फैमिली में रहते हैं, उसी घर में रहते हैं ना, तो उसको क्या बोल दोगे आप? जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन भी आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज जॉइंट फैमिली, तो आप क्या बोलोगे? अ फैमिली इन विच मैनी मेंबर्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली समझ आ गया आपके, जॉइंट फैमिली समझ आ गया। तो अब एक माइक करके बच्चा है, माइक लिव्स विद हिज मदर इन पुणे। तो माइक कहाँ रहता है? पुणे में रहता है। किसके साथ? अपनी मॉम के साथ। हिज मदर इज अ टीचर, माइक हैज़ मैनी फ्रेंड्स। तो उसकी मॉम क्या है? टीचर है और माइक के है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। माइक्स फादर पास्ट अवे व्हेन माइक वाज अ लिटिल बॉय। तो उनके फादर की डेथ हो गई थी जब वो छोटे से बच्चे थे। समटाइम्स चिल्ड्रन में लिव विद सिंगल पेरेंट्स। तो इसलिए कई बार जो चिल्ड्रन है या चाइल्ड है वो एक सिंगल पेरेंट के साथ रह सकता है, या तो मॉम के साथ या डैड के साथ। ठीक है, तो ये भी एक केस हो सकता है। टुडे इज अ स्पेशल डे इन शिशु केंद्र। शिशु केंद्र होते हैं, ठीक है। 30 years ago on this day शिशु केंद्र वॉज फाउंडेड। तो 30 साल पहले इसी दिन शिशु केंद्र बना था। इट इज़ अ होम फॉर चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। तो क्या है? ये एक होम है चिल्ड्रन का जिनके पास कोई पेरेंट्स नहीं होते, वो कहाँ जाते हैं? शिशु केंद्र में। क्लियर। तो एक केंद्र खोला हुआ है 30 साल पहले से, जहाँ पे अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है तो कहाँ जाके रहेगा बच्चा? शिशु केंद्र में। दे हैव प्रिपेयर्ड प्रोग्राम फॉर द गेस्ट्स। Many people who have lived here as children will also come here today। मतलब 30 साल पहले खुला था। सपोज करो 30 साल पहले 10 साल का बच्चा आया शिशु केंद्र में, है ना। तो वो बड़ा हो गया होगा 30 साल में,
वो 40 साल का हो गया होगा। तो काफ़ी सारे गेस्ट आने वाले थे, एक प्रोग्राम रखा गया था शिशु केंद्र में जिसमें बहुत सारे गेस्ट आने थे और कई गेस्ट उनमें ऐसे थे जो ऑलरेडी शिशु केंद्र में रह चुके हैं। सम चिल्ड्रन मे हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स व्हेन दे वर वेरी यंग। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं जब वो बहुत छोटे होते हैं, यानी कि 5 साल या 10 साल के होते हैं। मैनी ऑफ देम लिव टुगेदर इन ऑर्फनेजेस और लार्ज होम्स लाइक शिशु केंद्र। तो शिशु केंद्र क्या है? ऑर्फनेज टाइप होता है जो एक बहुत बड़ा होम होता है जहाँ पे कई सारे बच्चे एक साथ रहते हैं। तो जिनके मम्मी पापा नहीं होते वो कहाँ रहते हैं? शिशु केंद्र पर। एट टाइम्स पीपल अडॉप्ट द चिल्ड्रन एंड गिव देम लव एंड केयर। तो क्या होता है, जनरली वहाँ पे लोग आते हैं और उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट मतलब अपने घर ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं। क्लियर? व्हेन चिल्ड्रन आर अडॉप्टेड दे बिकम अ पार्ट ऑफ लविंग फैमिली। जब वे अडॉप्ट हो जाते हैं तो शिशु केंद्र से उठ के किसी की फैमिली में चले जाते हैं, उनकी फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, एक नया बच्चा आया उनकी फैमिली में, है ना, और उसको फैमिली में रहने का मौका मिलता है। हेल्पिंग वन अनदर। तो अब हेल्पिंग वन अनदर का एक केस हम देख लेते हैं, एक सिनेरियो है वो देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हेल्प वन अनदर इन मैनी वेज। तो क्या करते हैं? फैमिली क्या है? फैमिली एक कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बी इट योर मॉम, बी इट योर डैड, बी इट योर ब्रदर, बी इट योर यंगर और एल्डर ब्रदर, बी इट योर सिस्टर। तो क्या है, वो सब आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर? प्रिया एंड प्रवीण आर डूइंग देयर होमवर्क। तो 2 भाई बहन है, प्रिया और प्रवीण, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? होमवर्क कर रहे हैं। मदर इज हेल्पिंग देम विद देयर होमवर्क। तो मॉम क्या कर रही है? उनकी हेल्प कर रही है उनका होमवर्क करने में। एवरी डे द चिल्ड्रन कंप्लीट देयर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले। तो खेलने से पहले क्या करते हैं वो डेली? प्रिया और प्रवीण वो खेलते हैं, वो पढ़ते हैं, और फिर पढ़ने के बाद जब उनका काम खत्म हो जाता है, होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, तो वो बाहर जाके खेलते हैं। दे बोथ हेल्प मदर इन सेटिंग द टेबल। मॉम उनकी पढ़ने में हेल्प करती है और वे दोनों बच्चे क्या करते हैं? जो टेबल है खाने की उसको सेट करने में मॉम की हेल्प करते हैं ना। तो मॉम ने भी हेल्प की, बच्चों ने भी हेल्प की, तो ये म्यूचुअल रिलेशन है। क्लियर? ऑन संडेज प्रिया एंड प्रवीण वर्क इन द गार्डन विद देयर फादर। तो संडे में क्या करते हैं? प्रिया और प्रवीण क्या करते हैं? गार्डन में पापा की हेल्प कराते हैं, पापा की हेल्प कराते हैं। दे आर लर्निंग टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स। और वो बदले में क्या सीखते हैं? कि कैसे प्लांट्स की केयर करनी है, कैसे प्लांट्स का ध्यान रखना है। क्लियर? तो फिर उनके पापा क्या सिखाते हैं प्रवीण और प्रिया को? कि प्लांट्स कैसे लगाने हैं, प्लांट्स की केयर कैसे करनी है और प्लांट को पाल पोस के बड़ा कैसे करना है। ऐसी सेफ्स ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ हिम व्हेन हिज पेरेंट्स आर एट वर्क। तो जब एक सैफ करके लड़का है, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो उसकी हेल्प करते हैं या उसकी केयर करते हैं, मतलब दादा दादी उसकी केयर करते हैं जब उसके मम्मी पापा काम पे चले जाते हैं। क्लियर? तो फैमिली में मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे प्रिया और प्रवीण ने हेल्प की मॉम की टेबल लगाने में, मॉम ने हेल्प की प्रिया और प्रवीण की होमवर्क कराने में, प्रिया और प्रवीण ने डैड की हेल्प की, फादर की हेल्प की क्या करने में, प्लांट्स को गार्डन में हेल्प की बेसिकली, है ना, प्लांट्स को पानी देने में, उनकी केयर करने में। और बदले में उन्होंने क्या सीखा, पापा ने क्या हेल्प की उनकी, उनको सिखाया कि प्लांट्स की केयर कैसे करते हैं, है ना। ऐसे ही सैफ जो है, उनके मम्मी पापा जो है वो जॉब पे चले जाते हैं, तो उनकी हेल्प कौन करता है, सैफ की केयर कौन करता है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा या दादी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। हिज ग्रैंड मदर टेल्स हिम इंटरेस्टिंग स्टोरीज एवरी डे। अब आपने सुना होगा, आपके जब आप रात को सोने जाते हो तो दादा दादी क्या करते हैं, आपको कहानियाँ सुनाते हैं ना। तो ऐसे ही सैफ की जो ग्रैंड मदर थी वो भी उसको स्टोरी सुनाती थी डेली। क्लियर? सैफ ऑल्सो हेल्प्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन मैनी वेज। ही फैचेज एंड कैरीज थिंग्स फॉर देम। अब सपोज करो आपकी दादा दादी है, तो देखो हेल्थ तो उतनी अच्छी होती नहीं है उनकी, है ना, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है। तो सैफ क्या करता था, उनकी हेल्प करता था चीज़ें लाने में। सपोज करो पानी लाना है, तो सैफ भाग के गया, पानी ला के अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दे दिया, है ना। तो ऐसे ही म्यूचुअल रिलेशनशिप में ग्रैंड पेरेंट्स उसकी हेल्प करते थे और वो ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करता था। क्लियर? लर्निंग एट होम। अब देखो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप घर पे ही सीख रहे हो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है स्कूल के साथ साथ घर पे भी सीखना। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती है और आपके स्कूल रेगुलर खुल जाते हैं, फिर भी आप घर पे ही सीखते रहना, और स्कूल में तो चलेगा ही आपका साइमल्टेनियसली। घर पे सीखना कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। अपने बड़ों से सीखना है, अपने छोटों से भी सीखना है। क्लियर?
चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द एल्डर्स इन द फैमिली। तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अपने बड़ों से या छोटों से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। रवि's फादर इज़ एन आर्टिस्ट, जैसे रवि का एग्जांपल देता है, रवि के जो पापा है वो आर्टिस्ट है। मतलब आर्टिस्ट कौन होता है, जो आर्ट बनाता है, जो पेंटिंग्स बनाता है, जो कलर करता है ना। ही लव्स टू पेंट, उसके पापा पेंट करना बहुत पसंद करते हैं। हिज स्टूडियो इज़ फुल ऑफ पेंटिंग्स एंड कैन्स ऑफ पेंट। ठीक है, तो उसकी जो स्टूडियो है, स्टूडियो मतलब वर्क प्लेस, जहाँ पे वो काम करता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल सर का वर्क स्पेस क्या होता है, ऑफिस है ना। आपका वर्क स्पेस क्या होता है, क्लासरूम। ऐसे ही उसके पेरेंट्स का, मतलब रवि के पापा का भी एक वर्क स्पेस था जिसको हमने स्टूडियो नाम दे दिया। ऑफिस की तरह ही स्टूडियो भी। क्लियर। टुडे रवि इज़ लर्निंग टू पेंट, आज रवि जो है उनकी स्टूडियो में है और वो पेंट करना सीख रहा है। हिज फादर हैज़ गिवन हिम अ स्मॉल कैनवस। कैनवस मतलब एक पेंटिंग, मतलब नेचुरल पेंटिंग जिसमें पेड़ हो, क्लाउड्स हो, जैसे दिख रही है ना यहाँ पे, नेचर से रिलेटेड पेंटिंग को हम कैनवस बोल देते हैं। ठीक है, तो वो स्मॉल कैनवस पे अपने पापा की हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो क्या करेगा वो, उस पर पेंट करेगा, ब्रश करेगा, है ना, और अपने फादर से सीखेगा कि इसको करना कैसे है। चलो नेक्स्ट केस में चलते हैं, दी एक्सटेंडेड फैमिली। अब एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बताने से पहले मैं आपको दी और दा का यूज़ बता देता हूँ, है ना। अब आप देखते होंगे कई लोग दा बोलते हैं, कई लोग दी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, ये डिफरेंस क्या है कि कोई दी बोलता है, कोई दा बोलता है। तो देखो, अगर दी या दा के बाद, पहला जो लेटर है वो एक वोवल है, तो आप दा नहीं बोलोगे, दी बोलोगे। जैसे दी एक्सटेंडेड फैमिली, क्योंकि ई क्या है, एक वोवल है। ए ई आई ओ यू आपके 5 वोवल होते हैं, है ना, तो ई क्या है, उनमें से एक वोवल है, तो आप क्या बोलोगे, दी एक्सटेंडेड फैमिली। द एक्सटेंडेड फैमिली नहीं बोलोगे आप बोलोगे दी एक्सटेंडेड फैमिली। इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सपोज करो यहाँ पे खाली फैमिली होता और उससे पहले दी या दा होता, तो आप क्या बोलते, एफ क्या है, एफ एक वोवल नहीं है, तो आप क्या बोलते, द फैमिली। क्या बोलते, द फैमिली। क्लियर। तो द और दी का आपको फर्क पता होना चाहिए। तो मैं कैसे पढ़ूंगा इस हेडिंग को, दी एक्सटेंडेड फैमिली। तो दी एक्सटेंडेड फैमिली मतलब एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वी आवर सिबलिंग्स एंड आवर कजन्स आर अ पार्ट ऑफ अ जनरेशन। तो क्या होता है, देखो बेटे, हमारे ना अलग अलग जनरेशन होती है ना। वो कहते हैं कि ये पुरानी जनरेशन के हो गए, है ना, इनकी जनरेशन पुरानी हो गई है ना, आजकल नए ज़माना है, ये है वो। क्या होता है, वो जनरेशन होती है। तो जनरेशन कैसे मानी जाती है, आप सपोज करो आपको G0 जनरेशन 0 में रखा गया। ठीक है, आपसे ऊपर जितनी भी जनरेशन होगी, मतलब आपके पापा एक जनरेशन बढ़ गई, है ना, तो वो क्या हो गए, G1। उनके पापा क्या हो गए, G2। उनके भी पापा क्या हो गए, G3। तो ऐसे ही G1 G2 G3 ऐसे जनरेशन्स बढ़ती चली जाती है, और जनरेशन के हिसाब से ही हम फैमिली को कैटेगराइज करते हैं। क्लियर। तो आज हम फैमिली ट्री के बारे में भी सीखेंगे। वी आर सिबलिंग एंड आवर कजन आर ए पार्ट ऑफ अ जनरेशन। और पेरेंट्स, देयर सिबलिंग्स एंड कजन्स आर अनदर जनरेशन। ठीक है, तो हम सब, मतलब जो बच्चे हैं वो एक जनरेशन में आ गए, जो बड़े हैं वो एक जनरेशन में आ गए, जो उनसे बड़े हैं वो एक जनरेशन में आ गए। पीपल हु आर रिलेटेड टू अ मदर एंड अवर मैटरनल रिलेटिव्स, पीपल हु आर रिलेटेड टू अ फादर आर और पेरेंटल रिलेटिव्स, मतलब पापा के पापा और फिर आप, तो ये अलग अलग जनरेशन हो गई। तो फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे हम जनरेशन के हिसाब से। तो देखो, अ फैमिली ट्री। रीमा वांट्स टू नो ऑल अबाउट एक्सटेंडेड फैमिली। हर फादर टोल्ड हर अबाउट हर फैमिली विद द हेल्प ऑफ दिस फैमिली ट्री। तो क्या पापा सिखा रहे हैं किसको, रीमा को। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, पापा हेल्प कर रहे हैं। तो फैमिली में क्या करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मैं तब से आपको बताते आ रहा हूँ ना। तो यहाँ भी पापा रीमा को सिखा रहे हैं कि जनरेशन, जो जनरेशन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि फैमिली ट्री कैसे बनता है। तो सबसे पहले जनरेशन 1 देख लेते हैं, है ना। जनरेशन 1 पहले नाम दे रखे हैं, मंजीत सिंह एंड तनवीर कौर। ऐसे ही उनके भाई या बहन अवतार सिंह एंड स्वर्ण कौर। ठीक है, क्या है ये रामास के पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स है, और ये रेमास के मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स है। मतलब ये पापा की साइड से है, ये मम्मा की साइड से है। क्लियर। उसके बाद जनरेशन 2 आती है आपकी, कुलदीप सिंह एंड सुमित्रा सिंह।
रीमास पेरेंटल अंकल एंड आंटी। तो रीमा के क्या है, ये अंकल और आंटी है। यहाँ देखो, यहाँ दादा दादी है, यहाँ दादा दादी है, यहाँ चाचा चाची और उसके पापा मम्मी और उसके अंकल आंटी, ठीक है, या ताऊ ताई भी बोल सकते हो आप, है ना, ये बोलते हैं ना। तो ये आगे जनरेशन 2 में। जनरेशन 3 में बच्चे बच्चे आ जाएंगे सारे, जैसे वंश, मोहन, रीमा, बृंदा, केविन, है ना, 2 साल का है, 6 साल, 5 साल, 5 साल, 9 साल, ये 30 40 साल के हो गए, 60 70 साल के हो गए। क्लियर। तो इस तरीके से जनरेशन बनती जाती है। तो जनरेशन 1 से शुरू करना है, सबसे बड़े जो आपके घर में है, फिर जनरेशन 2 में उनसे छोटे जो आपकी फैमिली में है, जनरेशन 3 में उनसे भी छोटे जो आपकी फैमिली में है। क्लियर। ऐसे आपका एक ट्री बन जाएगा, ऐसे आपका एक ट्री बन जाएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, जितने भी बैक एक्सरसाइजेज हैं इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख के और सॉल्व करके मुझे या फिर प्रदीप सर को इनका फ़ोटो भेजना है पीडीएफ बना के। क्लियर। पीडीएफ बना के, जिससे हम चेक कर पाए कि आप सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपका कोर्स जो है वो अवेलेबल है काफ़ी टाइम से ऑलरेडी चौधरी बुक स्टोर पे, वहाँ से आप अपना जो कोर्स है उसको परचेज़ करें और अच्छे से सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।